माँ की बातें। श्री प्रबोध और श्री मणिंद्र से वार्तालाप। 16वीं आषाढ़ की शाम को मणिंद्र, प्रभाकर तथा श्याम बाजार के प्रबोध बाबू आदि माँ का दर्शन करने गए। प्रणाम करते ही माँ ने प्रभाकर से पूछा, लड़का अच्छा है तो? बीमार था। प्रभाकर, अच्छा है। माँ, तुम लोगों को आए कितनी देर हुई? भोजन हुआ? प्रभाकर, हो गया। मणिंद्र और प्रबोध बाबू निवेदिता स्कूल में अपनी लड़कियों को भर्ती करने के इच्छुक हैं। वह बात माँ के सामने रखकर उनसे अनुमोदन की प्रार्थना करने पर माँ ने कहा, अच्छा तो है, शरत को लिखो। प्रबोध बाबू, उनको लिख दिया है। स्त्री भक्तों में से एक ने कहा, रह पाएंगी लड़कियां जो हैं? माँ, अवश्य रह पाएंगी। पूर्व बंग की लड़कियां 6-7 साल की उम्र की कैसे रह रही हैं? उनके माता पिता के लेने आने पर भी जाना नहीं चाहती। प्रबोध बाबू, आज गांव देखने गया था। लोगों को बहुत कष्ट है, पहनने को कपड़ा नहीं है। हम लोगों के सामने निकल नहीं पाए। छप्पर में फूस नहीं है। प्रबोध बाबू पंचायत के अध्यक्ष हैं। माँ, उन्हें क्या चावल बांटा गया है? प्रबोध बाबू, कल रविवार को दिया गया है। माँ, क्या कपड़ा दिया गया है? प्रबोध बाबू, चुन चुन कर दिया गया है। माँ, मैंने सुना कि आपने एक स्वप्न देखा था जिसमें एक स्त्री कलसी और झाड़ू लेकर खड़ी थी। माँ, हाँ, एक लड़की एक कलसी और झाड़ू लेकर खड़ी थी। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं सब साफ कर दूंगी। मैंने कहा, फिर क्या होगा? उसने कहा, कलसी से अमृत बिखेर दूंगी। लगता है वही हो रहा है। माँ के मुंह से सुनती थी, अकाल जब होता है तो 3 साल लगातार होता है। 2 साल हो गया क्या? मणिंद्र, युद्ध तो बहुत दिनों से चल रहा है। माँ, युद्ध तो 4-5 वर्षों से चल रहा है। बात वह नहीं, अकाल पड़ते क्या 2 वर्ष बीत गए? तब तो 1 वर्ष और पड़ेगा। अभी धान की कीमत क्या है? माँ ने पूछा। उस स्थान के हिसाब से कीमत बताई गई। माँ ने कहा, इतना महंगा? और सभी चीज़ें, कपड़ा, तेल, यह सब भी तो खूब महंगे हो गए हैं। जिनके पास ये सब है उन्हें भी चिंता सता रही है। अभी तो स्थिति ऐसी है कि तुम्हारा चमड़ा मैं खाऊंगा, मेरा चमड़ा तुम खाओ। वे जितना दुख कष्ट देते हैं उसे तो छाती पर झेलना ही होगा। ईश्वर जो करेंगे वही होगा। प्रबोध बाबू, माँ, जब आपको ही इतना कष्ट भोग करना पड़ रहा है तब और कोई क्या इससे बच सकता है? माँ, मुझे ठीक मानो सीखचे में बंद करके रखा है। हिलने डुलने का उपाय नहीं, किसी तरफ भागने का भी कोई उपाय नहीं। प्रबोध बाबू, कामारपुकुर में ठाकुर की जगह को लेकर फिर झगड़ा हो रहा है। माँ, कौन झगड़ा कर रहा है? महिम बाबू? प्रबोध बाबू, नहीं, फकीर बाबू और हेम बाबू। माँ, अच्छा, इसमें झगड़े की क्या ज़रूरत है? घेरा हटा लेने से क्या नहीं होता? प्रबोध बाबू, मैं चारों ओर खूंटा गाड़ कर आया हूँ। महिम बाबू तो रास्ते पर मिट्टी पड़ने से ही संतुष्ट हैं। हम लोग और भी थोड़ा आगे खूंटा गाड़ते तो अच्छा होता। तब जैसे जैसे विरोध होता उसे धीरे धीरे सरका लिया जाता। जैसा व्यवसायी, उसके लिए वैसी ही व्यावसायिक बुद्धि चाहिए। माँ यह आश्चर्यजनक समाधान सुनकर हंसने लगी। प्रबोध बाबू, शरत महाराज को पत्र लिखा है, वे जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। माँ, पहले मजदूर की मजदूरी 4 पैसा थी। मुझे याद है, एक छोटे कागज़ पर लिखकर किसी आदमी के हाथ से कलकत्ता भेजा जाता था। वह पैदल ही जाता। तब डाक व्यवस्था नहीं थी। प्रबोध बाबू, लेकिन आजकल डाक व्यवस्था होने से सुविधा हो गई है माँ। माँ, वह तो हो गई है,
पहले जो था वह बता रही हूँ। 1 रुपए में बहुत तेल मिलता था, आजकल रुपए में कम धान मिल रहा है। सोचकर सभी लोग धान बेच दे रहे हैं। अधिक रुपया जो मिल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो बच रहा है उसे भी तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पेट की आग तो बहुत बड़ी आग है, खाना तो पड़ेगा ही। प्रसन्न अर्थात बड़े मामा ने 400-500 रुपए का धान बेच दिया। उसका कुछ धान चोरी चला गया था। राजघोष ने भी धान बेच दिया है। उसके पास भी बहुत धान था। उसे किसी ने पत्र लिखा था, तुम इतने रुपए दो, नहीं तो तुम्हारे घर पर चोरी होगी। उसने पुलिस को पत्र दिखाया था। लगता है गांव के दुष्ट लोगों ने ही ऐसा किया है। मणिंद्र और प्रबोध बाबू दूसरे दिन माँ को प्रणाम करने गए। प्रबोध बाबू ने पूछा, माँ, क्या जबरन संसार त्याग हो सकता है? इस बात पर माँ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, लोग कर तो रहे हैं। प्रबोध बाबू, महामाया की प्रसन्नता प्राप्त किए बिना यदि कोई नासमझी में संसार त्याग करता है तो वह झंझट में फंसता है। माँ, ऐसा व्यक्ति घर लौट आता है,